भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था जिसने भारत का ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां उसने अपनी जीत का पताका न लहराया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी एक हुंकार शत्रुओं के रण छोड़ने के लिए काफ़ी थी। यह वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर की स्पेशल डिमांड पर बनाया जा रहा है। आप भी हमें विषय सजेस्ट करें और हम आपको उस वीडियो में फीचर करेंगे, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। साथ ही लाइक और कमेंट कर अपना टॉपिक सजेस्ट करें। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। भारत पर लगातार यूनानियों के आक्रमण और मगध के अत्याचारी शासकों से त्रस्त हुई जनता से मुक्ति दिलाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से अपना विशाल और अजयी साम्राज्य खड़ा किया, जिसकी तुलना हम शायद ही किसी सम्राट से कर सकते हैं। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन काफी दुखद था। चंद्रगुप्त की किस्मत तब पलटी जब ब्राह्मण चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ी। बचपन से ही तेज बुद्धि के चंद्रगुप्त भविष्य में पूरे हिंदुस्तान के सम्राट बन बैठेंगे, यह तो सिर्फ नियति ही जानती थी। चाणक्य, जिनका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ यवनों के आक्रमणों को समाप्त करना था, उससे पूर्व चाणक्य मगध के राजा नंद से प्रतिशोध लेना चाहता था। चाणक्य नंद राजा के पास प्रस्ताव लेकर आए थे कि भारत यवनों के आक्रमणों से त्रस्त है, परंतु नंदों के राजा ने चाणक्य का अपमान कर उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। इस बात का मन में प्रतिशोध लेकर जब तक्षशिला की ओर जा रहे थे, उन्हें रास्ते में चंद्रगुप्त मिले। उनकी वीरता और कुशाग्र बुद्धि के कारण चाणक्य उनसे काफी प्रभावित हुए और अपने साथ तक्षशिला ले गए। चाणक्य चंद्रगुप्त को शिक्षा दिलाकर नंदों के विनाश की तैयारी शुरू करने लगे। चंद्रगुप्त के सामने दो बड़े लक्ष्य थे। पहला, मगध के नंदों के अत्याचारी शासन को खत्म करना और दूसरा, यूनानी आक्रमणकारियों से हिंदुस्तान को मुक्त करवाना। सबसे पहले उसने नंद शासक धनानंद को नेस्तनाबूद करने की योजना बनाई। उसके लिए उसे धन और सेना की आवश्यकता थी, इसलिए वो पंजाब की तरफ मुड़ गया। वहां उसने लड़ाकू कबीलों और पर्वतीय राजा पर्वतक से मैत्री कर एक सेना संगठित करी। यूनानी सत्ता के विरुद्ध अब विद्रोह चरम पर था। इस समय तक पंजाब की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। सिकंदर ने भी भारत छोड़ दिया था और फिलिप को एक बड़े क्षेत्र का क्षत्रप बनाया। उसके अधीन एक बड़ा राज्य था जिसमें आम्भी का राज्य, निचली काबुल घाटी से हिंदू कुश तथा सिंध से चिनाब तक का क्षेत्र था। झेलम और ब्यास के बीच का क्षेत्र पोरस के नियंत्रण में था। पिथन सिंध का क्षत्रप बनाया गया, परंतु सिकंदर की यह व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो पाई। चंद्रगुप्त और चाणक्य यूनानी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह भड़काते रहे। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके एक सेनानी फिलिप की हत्या कर दी गई। यूनानी सत्ता के कमजोर पड़ते ही चंद्रगुप्त ने सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया और वहां का राजा बन बैठा। अब चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगी। अब चंद्रगुप्त का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ मगध की विजय थी। मगध की सेना बहुत विशाल थी, जिसे हराने के लिए एक सही योजना जरूरी थी। 2 बार चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर हमला किया, परंतु वो कामयाब ना हो सका। इसलिए अंत में उसने अपनी नीति बदल दी। सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय कर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर वो पाटलिपुत्र पहुंचा। धनानंद और चंद्रगुप्त के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में 100 करोड़ सैनिक, 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े और 5,000 रथ मारे गए। यह इतिहास का सबसे भयानक और भयावह युद्ध था। धनानंद इस युद्ध में मारा गया और चंद्रगुप्त मगध का राजा बन गया। चंद्रगुप्त के लिए पंजाब और मगध की विजय संतोषजनक नहीं थी। अब चंद्रगुप्त समूचे भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था और हुआ भी वही। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की एक विशाल सेना के दम पर समूचे भारत को रौंद डाला। चाणक्य के दम पर चंद्रगुप्त पूरे भारत का सम्राट बन बैठा। पश्चिम में सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त के अधिकार की पुष्टि शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख करते हैं। तमिल लेखक मामुलनार के अनुसार चंद्रगुप्त ने तिनेवेली तक विजय यात्रा की। इस तरह चंद्रगुप्त ने समूचे भारत में अपनी विजय का पताका लहराया। एक अनजान खतरा भारत को रौंदने के इरादे से भारत की तरफ बढ़ रहा था। सेलुकस बेबीलोन और बैक्ट्रिया को रौंदता हुआ भारत की तरफ बढ़ा। सेलुकस सीधा
चंद्रगुप्त से टक्कर लेना चाहता था, परंतु वह नहीं जानता था कि अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। यह संघर्ष सेल्यूकस को भारी पड़ने वाला था। सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त को सीधी चुनौती दे डाली। इस संघर्ष में सेल्यूकस को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी। सेल्यूकस भारत के सम्राट के हाथों पराजित होने का खतरा लेने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने संधि कर ली। संधि के अंतर्गत 4 प्रांत चंद्रगुप्त को मिले: हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल। इस तरह चंद्रगुप्त की सीमाएं मध्य एशिया तक पहुंच गई। यह वैवाहिक संधि दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करा दिया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थीन को पाटलिपुत्र भेजा, जिसने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, पाटलिपुत्र, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य विषयों पर लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने चाणक्य की सहायता से सुदृढ़ प्रशासन की व्यवस्था की। चंद्रगुप्त ने 2000 वर्ष पूर्व वह सब हासिल किया जो अंग्रेज, मुगल और सुल्तान हासिल नहीं कर पाए थे। जैन श्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म अपनाया और आचार्य भद्रबाहु के साथ मैसूर चले गए और वहीं अपने शरीर को त्याग करके अमर हो गए। आशा करता हूँ आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय भवानी, जय हिंदू राष्ट्र।